जी हाँ, कल का सभी को है इंतजार, किसकी बनेगी झारखंड में सरकार। ये एक सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है और झारखंड की राजनीति पर क्या होने वाला है, कल ये फैसला हो जाएगा। कल सुबह 6 बजे से ही जब बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद से ही ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद किसकी किस्मत में क्या लिखा है, कौन होगा जमशेदपुर पश्चिम पूर्वी का अगला विधायक, झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। कल की काउंटिंग से पहले तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक वरिष्ठ पत्रकार जमशेदपुर से वो जुड़ेंगे, उनसे हम लाइव में जुड़ेंगे और तमाम बातचीत को शुरू करेंगे। आप इस लाइव में बने रहिएगा और इस बातचीत की शुरुआत करते ही जिस तरह से झारखंड में सियासी हलचल मची हुई है, आखिर क्या होने वाला है कल, क्योंकि मुकाबला कठिन और टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है और कई राजनीति विश्लेषज्ञ यही कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव है और ऐसा चुनाव बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। तो इस बार के चुनाव में आखिर क्या कुछ घटा, इस बार के चुनाव में जिस तरह से अलग अलग प्रत्याशियों का प्रदर्शन देखने को मिला है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आपने माहौल देखा कि किस तरह से एक तनावपूर्ण माहौल, अलग अलग प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी वहां पर। और इस बीच में चुनाव हुआ कई जगहों पर। इस बीच मैं एक हमारे साथ है जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार, कई अखबारों का अनुभव उनके पास है, साथ ही अभी पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं वो, तो उनसे हम बात करेंगे। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे कि कल किस तरह से कल के दिन को लोग देख रहे हैं और क्या कुछ कल का माहौल है। तो बस कुछ ही देर में हम जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार जमशेदपुर के विकास श्रीवास्तव से। विकास जी, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो प्लीज आप हमें रिक्वेस्ट भेजें। इधर से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से रिक्वेस्ट आपको नहीं जा पा रहा है, तो आप रिक्वेस्ट हमें भेजें, मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो कल को लेकर एक चिंता सभी के मन में, एक ख्याल, एक आशंकाएं, अलग अलग प्रकार की आशंकाएं लोगों के मन में पनप रही हैं और इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर लगातार लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि कल क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन कहां से जीतेगा और कौन सी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, कौन सी सीट एनडीए के खाते में जाएगी। ऐसे कई सारे सवाल है और इस चुनाव में दिलचस्प रहा है चुनाव इसलिए भी क्योंकि कई सारे ऐसे दिग्गज प्रत्याशी रहे हैं जो जिन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा है और अपनी ताकत उन्होंने दिखाई है। हमारे बीच बस कुछ ही देर में विकास जी जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। विकास जी, अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं तो प्लीज, अगर आप रिक्वेस्ट भेज पा रहे हैं उधर से तो आप रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं। विकास, आप शो नहीं कर रहे विकास भाई, आप प्लीज, रिक्वेस्ट आपको इधर से जा नहीं रहा है। तो हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखें। और एक जमशेदपुर के जाने माने पत्रकार हैं, पीटीआई से इनका जुड़ाव काफी सालों से रहा है, 17 से 20 साल का अनुभव पत्रकारिता में रहा है और एक जमीनी स्तर पर इन्होंने अपनी पूरी जीवन के लगभग आधे हिस्से को पत्रकारिता में झोंक दिया है। तो उनसे बात करना और उनसे तमाम तरह के अनुभव, जिस तरह से उनका अनुभव रहा है, उस अनुभव की बुनियाद पर वो क्या सोचते हैं, किस तरह से उन्होंने चुनाव को जो करीब से देखा है, तो वो क्या कहते हैं इस चुनाव के बारे में, इस आने वाले नतीजों के बारे में, इनसे हम बात करेंगे। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया और आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो सवाल भी भेज सकते हैं, उन सवालों के जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं विकास जी को।
विकास जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया, आप एक्सेप्ट करें। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जोहार। क्या जोहार हाल जोहार। है विकास जी? जी बैठे बैठे हो, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत देर से आपका इंतजार था और लोग हाँ व्यूवर्स हमारे एक्चुअली साथ। एक्चुअली आपका प्रोफाइल हम खोल के रखे हुए थे पर्सनल वाला। और जी अभी जी। हम जब डेली नेशन में गए तो उसमें फिर जाके हम उसको किए हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। चलिए, खैर, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और जी यहीं से हम बात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विकास जी का परिचय मैंने आप लोगों को पहले भी दे दिया, और फिर से एक बार, 17 से 20 साल का अनुभव पत्रकारिता में इनका, कई सारे अखबारों के साथ जुड़े रहे और पीटीआई से अभी काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के साथ झारखंड के कई सारे क्षेत्रों में जाकर इस चुनावी दौर में खासकर इन्होंने कई सारे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, और वहां पर इन्होंने एक अलग तरह से इस राजनीति को समझा है, पहचाना है और समझने की कोशिश की है। इसलिए इनका अनुभव ये बताएगा कि कल क्या होगा और किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री, और किसके पास होगी सत्ता। विकास जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जमशेदपुर पश्चिम की सीट, जो काफी हॉट सीट मानी जाती रही है, और इस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। क्या कहते हैं आप इस सीट को लेकर? कई सारे लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियां हैं। देखिए, बहुत आप सही सीट से आप शुरुआत कर रहे हैं। और जी अगर ये कहे कि इसमें जवाब देना, क्योंकि पश्चिम का मामला जो है बहुत ही कांटे का टक्कर है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब सयूर राय का अचानक से पश्चिम की ओर टिकट मिलता है पूर्वी से, लेकिन उसके पहले भी 3-3 बार उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उसके विधायक रह चुके हैं। और बन्ना गुप्ता ही उनको पिछले बार वहां से उसके पहले टर्म में हराए थे, एक टर्म में। जी। और पिछले बार जब उनको टिकट मिला पूर्वी चले गए, लेकिन वापस वो पश्चिम आए। लेकिन पश्चिम में जब वो उसके पहले था और इस बार आए, दोनों में फर्क ये था कि पश्चिम की जनता राय जी को भूल चुकी थी हम्म। अपने प्रतिनिधि के तौर पे। भूल चुकी कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने प्रतिनिधि के तौर पे राय जी को भूल चुकी थी कि वो दोबारा पश्चिम में आएंगे भी। जी। और यही चीज कार्यकर्ताओं और भाजपा के लोगों के साथ भी था। हम्म। अब वहां कई लोग अपनी तैयारी में थे, देखे होंगे आपकी कई बगावत भी हुए। राय जी को जब भाजपा में शामिल नहीं किया गया, राय जी अलग अलग प्रयास करते रहे भाजपा में आने के, हम्म। लेकिन प्रयास उनके सफल नहीं हुए। अंततः नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में लिया, जेडीयू में लिया। केंद्र में जेडीयू की उस अलायंस है। सरकार, तो बिल्कुल। उनका एक फायदा मिला कि जेडीयू के हिस्से में पश्चिम की टिकट आई और जेडीयू से उनको वहां टिकट दिया गया। हम्म। लेकिन बहुत ये अंतिम वक्त में ऐसा हुआ था और भाजपा के कार्यकर्ता वहां उनको एक्सेप्ट नहीं किए कि राय जी को हम सपोर्ट पूरी तरह से करेंगे। जी। लेकिन संगठन के दबाव में या संगठन के कहने पर कार्यकर्ता साथ रहे, कुछ ने बगावत भी किया। बगावत में आपने देखा भी, विकास सिंह जैसे नेता जो उनके दाहिने हाथ कहा जाता था कि जी, विकास बिल्कुल। सिंह और दाहिने हाथ है, और वही उनका बगावत किए। अब रही बात कि उनके समक्ष कौन है, उनके समक्ष बन्ना गुप्ता, हम्म। जो वर्तमान में विधायक तो है ही, वर्तमान में वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बहुत कद्दावर नेता कहे जाते हैं और कांग्रेस में उनकी अपनी एक धाक है, पकड़ है। जी। और कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कहा था हम जाति के समीकरण में बात जरूर करें, क्योंकि चुनाव में जब सारे नेता जातीय समीकरण में बात करते हैं तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि वोट का मैनिपुलेशन उसी तरीके बिल्कुल से बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस की ओर हमेशा से रहा है। ठीक है, भाजपा की जी। ओर माना जाता है कि भाजपा की ओर वोट नहीं कन्वर्ट होता है। हम्म। तो और बहुत वोट कटता हुआ दिख भी नहीं रहा। बाबर खान वहां पर एआईएम से खड़े हैं, लेकिन वो कितना वोट काट पाएंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि बहुत परसेंटेज नहीं है। क्योंकि हम्म। बाबर खान ने भी अंतिम वक्त में फील्ड में उतरने का काम किया एज ए प्रत्याशी। हम्म। अगर शायद वो पूर्व से तैयारी करते कि मैं प्रत्याशी के तौर पे वहां फाइट करूंगा, तो शायद उसका फायदा उनको बहुत मिलता, वोट काटने में वो कामयाब होते। जी। अब रही बात भाजपा में राय जी की कितनी पकड़। भाजपा राय जी के लिए जो संगठन है काम किए, लेकिन कई अंदर विरोधाभास है जो उनको कई जगहों पर नुकसान भी किया है। लेकिन जी। इस सीट के में कौन निकालेगा ये आप जानना चाहते हैं। देखिए, कांटे की टक्कर है, लेकिन बिल्कुल। अगर प्लस की बात करेंगे तो बन्ना गुप्ता यहाँ थोड़े से
अपर हैंड में दिख रहे हैं कि उनके तरफ झुकाव दिख रहा है। जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोटिंग का जो तरीका है, जिस तरीके से वोट हुआ है, अलग अलग बूथों की बात हम करेंगे। कई बूथ में अभी हम वो आंकड़ा आपको प्रस्तुत नहीं कर पाए, कल में हमने समीक्षा किया था, जो अखबारों में छपा था। तो जो जी वोट का सिनेरियो था, वो सिनेरियो बताता है कि कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी सी मजबूती दिख रही है वहां पर, लेकिन टक्कर कांटे की है। बहुत ही कम मार्जिन में जीत हार का मामला वहां होगा। जी लेकिन विकास जी, जिस तरह से आपने कहा कि बाबर खान एक अलग फैक्टर दिख रहा था इधर से, तो इनका एक प्रभाव ये क्या कांग्रेस को हल्का नहीं करेगा? कांग्रेस में जो सेंधमारी है वोट की, क्या बाबर खान के आने से, काशिफ रजा सिद्दीकी के आने से, इन लोगों के आने से क्या सरयू राय मजबूत नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल। ये बात इस परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं कि बाबर खान अगर सेंधमारी करने में सफल हुए उस स्तर पे। दूसरी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात कही कांग्रेस वाली मामले। तो ये कांग्रेस को संगठन के तौर पे लीजिए। कांग्रेस केवल जमशेदपुर या कोल्हान में नहीं, पूरे झारखंड में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है। जी कांग्रेस का संगठनात्मक जो कार्य होना चाहिए, वो इस चुनाव में बहुत ही खला है। भले राहुल गांधी जैसे नेता यहाँ पर आए, सबसे सर्वोच्च नेता है कांग्रेस के, वो जी उनका यहाँ आगमन हुआ, लेकिन बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए वो, कि उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि बाबर खान मुस्लिम वोटों को काटने में सफल हो सकते हैं। इस स्थिति में आप देखेंगे तो इसका फायदा राय जी को दिखेगा। अब विकास सिंह कितना वोट काटे हैं भाजपा का, ये आप इसका अंदाजा आपको होगा कि बहुत ज्यादा वोट नहीं काट रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि कांटे की टक्कर है। अगर विकास सिंह भाजपा का बहुत वोट काटने में सफल होते तो कहा जा सकता था कि मामला एक तरफा चला जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। विकास सिंह बहुत वोट सफल नहीं हो पाए हैं काटने में। जो उनका व्यक्तिगत संबंध है या जी कुछ जो नाराज कार्यकर्ता है वहां के, वो उनके समक्ष उनके सपोर्ट में दिखे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। अब बाबर खान अगर मुस्लिम वोटों में बहुत ज्यादा सेंधमारी कर पाए हैं, जी हमारी जो समझ है कि बहुत वोट पे वो सेंधमारी नहीं कर पाए हैं मुस्लिम वोटों पे। मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस की ओर गया है। जी चलिए, इस बात को आप मान रहे हैं, लेकिन इसी तरह से अगर हम बढ़ते हैं पूर्वी की तरफ, तो पूर्वी में भी कहीं ना कहीं मामला कुछ इसी प्रकार का रहा है। शिवशंकर जो भाजपा से टूटे, उन्होंने चुनाव लड़ा। एक तरफ राजकुमार सिंह हैं, जेएलकेएम के प्रत्याशी भी वहां पर हैं। तो इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस बीच में देखिए, लोग मान रहे हैं कि नहीं, पूर्णिमा दास को ये फायदा होगा, पूर्णिमा दास यहाँ से निकल सकती हैं आराम से। बिल्कुल 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 सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि वहाँ मामला त्रिशंकु है। वहाँ शिवशंकर सिंह है, डॉक्टर अजय कुमार है, और पूर्णिमा दास है भाजपा से। जेएलकेएम के जो आप बात कर रहे हैं वहां से तरुण दत्ता, तरुण 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 देव दत्ता जी। जो है, जी तरुण देव, तरुण देव जी है। तरुण देव बंगाली कम्युनिटी से आते हैं। बंगाली कम्युनिटी का कहने का, मैं शुरुआत उनसे इसलिए कर रहा हूँ कि वो उस नीचे से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। जी तो तरुण देव जो है बंगाली कम्युनिटी से आते हैं। बिरसा नगर में पिछले कई दिनों से वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, अपने छवि बना रहे हैं। तो कुछ वोट वो ले आएंगे। जो वोट बंगाली कम्युनिटी का वोट जो आपको माना जाता है उस क्षेत्र का, बिरसा नगर खासकर, जी जो भाजपा के पक्ष में रहता है, भाजपा के पाले में रहता है, कुछ वोट वो ले लेंगे। शिवशंकर सिंह बहुत ज्यादा वोट काट रहे हैं भाजपा का, क्योंकि वो बागी के तौर पर और खुले तौर पे वो सामने आए। एक बागी नेता के तौर पे उन्हें खुलेआम परिवारवाद का खिलाफ आवाज उठाई। आपने विरोध किया राजकुमार सिंह की बिल्कुल। बात कही, राजकुमार सिंह की बात आपने की। राजकुमार सिंह बहुत अंतिम वक्त में फैसला लिया चुनाव लड़ने का। अगर शिवशंकर सिंह के पहले वो फैसला लिए होते तो वो फायदा उनको मिलता जो शिवशंकर सिंह को मिला, लेकिन उन्होंने फैसला लेने में थोड़ी देर कर दी। जो वोट काटेंगे राजकुमार सिंह, उसका फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि वो वोट काटेंगे आपको शिवशंकर सिंह का। अगर जातीय समीकरण की बात करेंगे तो दोनों राजपूत समाज से आते हैं, शिवशंकर सिंह और राजकुमार सिंह। तो जो भी वोट परसेंटेज वो काटेंगे वो शिवशंकर सिंह का वोट काटेंगे। और शिवशंकर के साथ क्या है कि अजय कुमार कांग्रेस से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी अजय कुमार के पक्ष में आप भले सामने आप चुनाव के वक्त देखे होंगे कि कांग्रेस के सारे लोग एक मंच पे आ गए। संगठन ने अपने आप को मजबूत स्थिति में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन अंदरूनी तौर पे आप देखेंगे तो ऐसी बातें नहीं थी। क्योंकि चुनाव के पूर्व से आनंद बिहारी दुबे और अजय कुमार के बीच खटास आप देख सकते थे कि किस तरीके बिल्कुल। से जी जी जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक माइकल जॉन में हुआ था, वहां मारपीट, सब तरह के दोनों हम्म कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं, एक जी दूसरे के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। और अंतिम वक्त में आनंद बिहारी दुबे जो है वो आपको मंच साझा कर रहे थे अजय कुमार के साथ। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से कांग्रेस का अंदर संगठनात्मक विरोध है, उसमें आनंद बिहारी के लड़के जो है, आनंद बिहारी के जो पक्ष के जो कई कार्यकर्ता है, सपोर्टर है, उनके
ना देने से नाराजगी जो है वो सारे को काम कर रहे थे शिवशंकर सिंह के लिए। तो ये फायदा जो है भाजपा को मिलेगा, जो कि भाजपा जो कांग्रेस का वोट काटने में वो सफल होंगे। शिवशंकर सिंह केवल भाजपा का ही वोट नहीं काट रहे हैं, शिवशंकर सिंह कांग्रेस का ही वोट काट रहे हैं। और आपको बताऊं कि राय जी जब सही राय जब पूर्वी छोड़ के पश्चिम चल गए, तो एक कहते हैं ना कि परिवार छोड़ के मुखिया चला गया, समानात हो गया। तो वो हल आपको भाजपा का हुआ। जो राय जी का बना हुआ पार्टी था, उसके सारे कार्यकर्ता अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। आप देखे हो जो उनके अमित थे, अमित शर्मा, जो उनके युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, वो खुद नामांकन कर दिए, लेकिन अंतिम वक्त में नामांकन वापस लिया। यानी उनके पार्टी के कार्यकर्ता में नाराजगी थी, तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। वो किसके लिए काम करेंगे पूर्वी में? उनके नेता तो पश्चिम चले गए, वो पश्चिम में जाके काम नहीं करेंगे। पूर्वी में उनकी पूरी टीम जो है वो शिफ्ट हो गई शिवशंकर सिंह की ओर। तो जो वोट का फायदा भाजपा और कांग्रेस दोनों उठा सकती थी, उसको शिवशंकर सिंह ने अपने तरफ खींच लिया। तो कहीं ना शिवशंकर सिंह जी, कोई सवाल था जी? जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिवशंकर सिंह एक बड़ा वोट काटने में सफल रहेंगे, डॉक्टर अजय कुमार को क्या इसका फायदा नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाजपा के समर्थक रहे हैं जो शिवशंकर सिंह की तरफ गए हैं। जी, बिल्कुल उसका फायदा मिलेगा उनको, कई बूथों पर उसका फायदा मिलेगा। देखिए, जीत हार ये दोनों सीटों जब हम लोग बात कर रहे हैं, पश्चिम और पूर्वी, दोनों में बहुत कांटे की टक्कर, क्लोज फाइट का मामला है वहां पर। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को कह रहे कि पार्टी जीत रही है, वो थोड़ी सी बहुत जल्दबाजी हो गई। कल का समय रह गया है और मतलब जब हम लोग इस तरह बात कर रहे हैं, लोगों को बताने की बात कर रहे हैं, तो बहुत हल्की बात नहीं होनी चाहिए कि आप तत्काल फैसला सुना दे कि डॉक्टर अजय कुमार जीत रहे हैं या सही राय जीत रहे हैं। बहुत हल्की बातें हो जाएंगी, क्योंकि दोनों जगह बहुत क्लोज फाइट है। दोनों जगह वोटों का समीकरण जो है बहुत ही अजब तरीके का। आप इस बार किसी से बात कीजिए, आपको लोग यही बोलेंगे क्लोज फाइट चल रहा है। कोई ये नहीं पूरी तरीके से श्योर बता पाएगा कि यही जीत रहे हैं। ये बहुत ही मतलब असमंजस वाली स्थिति, वो दोनों सीटों पर बहुत असमंजस वाली सीटें सामने दिख रही हैं। लेकिन अगर आप मजबूत स्थिति में कहेंगे तो इसमें पूर्णिमा साहू ने जिस तरीके से अंतिम वक्त में लोगों से कनेक्ट हुई, लोगों तक पहुंची और एक महिला का फायदा उन्होंने उठाया, महिला जो कार्यकर्ता थी उनके लिए काम भी किए। पूरा युवा टीम आपने देखे होंगे कि बीजेपी की पूरा युवा टीम उनके पीछे लग गई और एक लोगों के घर तक पहुंची, बुजुर्ग के, महिलाओं से, बच्चों से कनेक्ट हुई, बच्चों को गोदी में उठाना, महिलाओं से गले मिलेना, बुजुर्गों के गले पैर छू लेना। ये चुनाव में हर कोई करता है, ये कोई नया काम नहीं की, लेकिन वो ये करके कनेक्ट हुई, ये बताने का प्रयास की कि एक बड़े घर की बहू नहीं है, वो एक आम कार्यकर्ता है जिसको पार्टी ने टिकट दिया है, वो आपके पास आई है याचना करने। ये बताने में वो सफल रही, तो इसका फायदा भी उनको दिख रहा है। तो जो थोड़ी सी मजबूत स्थिति उनकी दिख रही है, इसीलिए क्लोज फाइट में अगर प्लस की बात करेंगे तो पूर्णिमा साहू वहां प्लस दिख रही है जी। विकास जी, लेकिन अगर जो सिनेरियो है, हम लोग कल एग्जिट पोल देख रहे थे, एग्जिट पोल में परसों, तो एग्जिट पोल में साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। मामला बहुत डामाडोल वाला मामला दिख रहा है और चाणक्य स्ट्रैटेजी, ये एक एग्जिट पोल था, एक एक्सिस माई इंडिया, ये दोनों ही एग्जिट पोल खासतौर पर जो मायने रखता है। लेकिन ये लोग भी बहुत एक कंफर्म तौर पर नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था ना कि कल हमारे एक चैनल में बात हो रही थी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। देखिए, जिस तरीके से एक एक सीट पे जो बात है, एक एक सीट पर क्लोज फाइट के जो मामले चल रहे हैं, इसी तरह सरकार का मामला आएगा। जब सरकार बनने की बात आएगी, कल जब आप देखिएगा तो यही स्थिति रहेगी। सरकार बनाने में भी बहुत क्लोज फाइट दिखेगा कि सरकार कौन बनाएगा। एक दो विधायक का अंतर रहेगा, जो एक दो विधायक को तोड़ ले या जोड़ तोड़ के हिसाब चलेगा, निर्दलीय उसमें बहुत मायने रखेंगे कि निर्दलीय किस पाले में जाते हैं, तो सरकार उसकी बनेगी निश्चित मान के चलिए। भले दिखाया जा रहा है कि किसी का एनालिसिस है कि 52 सीटें बीजेपी ले आएगी, किसी का एनालिसिस है जेएमएम 52 सीटें लाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल अंतर बहुत 2-4 ही सीटों का होगा। आप देखिएगा, बस अब चंद घंटे रह गए हैं, बहुत कम सीटों का ही मार्जिन रहेगा और इसमें क्या जो निर्दलीय होंगे उनकी बहुत इसमें अहमियत बढ़ जाएगी कि वो किस पाले जाते हैं। भाजपा के एक बड़े नेता का बयान, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, और उनका बयान है कि इस बार जो समीकरण है इसमें 10 से 12-13 सीट ऐसी होंगी जहां पर जीत हार का मार्जिन सिर्फ 2000 रह जाएगा
और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि सरकार आखिर किसकी बनेगी। जी, इन्हीं सीटों, आप इन सीटों को ले सकते हैं। 2 सीट तो आप कोल्हान से इसको जोड़ लीजिए, जी एक आपको पश्चिम और एक पूर्वी, ये 2 सीट बिल्कुल बहुत क्लोज फाइट का है। ठीक है, आप देखिए कल क्या होता है, बहुत क्लोज फाइट में रहेगा। तो ऐसी सीटों को ही गिनती किया गया है, जो 18 से 20 सीटों की बात की जा रही है कि बहुत क्लोज फाइट का मामला है, ये सब सीटें हैं। रांची की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। रांची में महुआ माझी बहुत बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है। सीपी सिंह 7 बार से वहां विधायक है, लेकिन लोगों का सवाल यह है कि वो किए क्या 7 साल से। नो डाउट लोगों की पसंद है, तभी 7 साल से वो बनते आ रहे जी हैं। और लेकिन इस बार महुआ माझी फिर से दोबारा उनके सामने है। पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन इस बार महुआ माझी ये बताने में सफल रही है, लोगों तक पहुंचने में और ये बताने में सफल रही है कि सीपी सिंह 7 साल में रांची को क्या दिए। क्या तो ये बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये सब वो सीटें भी हैं जो 18 से 20 में गिनती किए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का सीट है। तो ये सब कई सीटें हैं जिनको क्लोज फाइट में माना जा रहा है। 18-20 जो मायने रखेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। जी, चंपई सोरेन को लेकर क्या कह रहे हैं आप? चंपई सोरेन मतलब साफ तौर पे दिख अब रहे जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, चंपई सोरेन के मामले में मैं कह दूं, क्योंकि कोल्हान के कुछ ऐसे सीटें हैं जिस पर मैंने व्यक्तिगत तौर पर काम किया है, वहां भ्रमण भी किया है। उसमें से एक सरायकेला सीट भी है, करसवा सीट है, चकदरपुर सीट है, मनोहरपुर सीट है, उसके बाद जगन्नाथपुर है। तो इन सब सीटों पर मैंने देखा है। तो सरायकेला जो है, सरायकेला में चंपई सोरेन की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन वहां पहले पर गणेश जी बोलिए। जी पहले भी देखा गया है विकास जी कि गणेश महाली पहले भी चंपई सोरेन बहुत ज्यादा जीत हार का मार्जिन नहीं रहा है। देखिए मार्जिन आप अगर उस हिसाब से देखिएगा तो पिछले 3 चुनाव का टर्म देखिए, 1500, 1400, पिछले बार 15,000, मतलब जी 10 गुना पिछले चुनाव में चंपई सोरेन का 10 गुना मार्जिन बढ़ा। आप आंकड़ों में देखिएगा कि कौन अगर देखिए। 14 के चुनाव में 1400 से 1500 का वोट मार्जिन था, तो 19 के चुनाव में 15,000 गया था। चंपई जी सोरेन 15,000 से लीड करके जीते थे। तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में था। अगर आप माफ कीजिएगा, चंपई सोरेन की व्यक्तिगत के तौर पे बात कीजिएगा, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं उनके सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में जहां पार्टी का सिंबल नहीं, वहां चंपई सोरेन का फेस माना जाता है। जैसे महुलडी हो गया, जी राजनगर बिल्कुल। हो गया, ये सब जो क्षेत्र है। और शहरी क्षेत्र तो भाजपा का कहा ही जाता है कि जो शहरी क्षेत्र है वो भाजपा का वोट होता है। तो सरायकेला में जो सदर एरिया है, वो सरायकेला शहरी क्षेत्र, वो पूरी तरह से भाजपा में है। जी 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 विकास जी, एक महत्वपूर्ण सीट जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल झारखंड में मचा, जामताड़ा की सीट। सीता जी सोरेन वहां से चुनाव लड़ रही हैं, उनके अगेंस्ट इरफान अंसारी हैं। जी लेकिन बीच में बहुत ये हल्ला हुआ कि नहीं इरफान अंसारी हार जाएंगे, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने एक महिला को लेकर की है। तो इस सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहां तक इरफान अंसारी के बारे में जान रहा हूँ, वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन जी उनका जो व्यक्तिगत छवि है उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में, वो दूसरी है। जी जो टीवी में जो मीडिया में दिखता है वो अलग है। लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो समर्थक, उससे बहुत सलीके से कनेक्ट है। वो जी बयानबाजी में वो कुछ आ जाते हैं, कुछ बयानबाजियां उनकी आ जी जाती हैं, जो जी वो बहुत एक बोलते हैं ना, फ्लुएंट में कुछ बोल जी जाना, वो बोल उत्तेजित हो जाते जाते हैं। हैं। जी बिल्कुल। जी। तो लेकिन उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, जी वो समझते हैं कि मेरे साहब, मेरे नेता जो है वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्यों बोल गए। जी तो वो बहुत फर्क नहीं दिखता है। और अभी भी इरफान अंसारी जो कुछ कुछ और दूसरी चीजें, जो घुसपैठियों का मामला हुआ, जो चंपई सोरेन लगातार लेके चले, भाजपा ने उनको एक एजेंडे के तौर पे दिया कि आप इस मामले को लेकर बयान दीजिए। हम्म, और इरफान अंसारी ने उसका काट भी किया। तो लेकिन इरफान अंसारी मुझे वहां थोड़ी सी ठीक स्थिति में दिख रहे हैं, अगर दोनों की अपेक्षा बात करेंगे तो। जी, मतलब ये पब्लिक पर, जनता पर इसका, इनके बयान का कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। मिलेगा। मतलब देखिए, उसको तो फैलाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम्म, उनके जो समर्थक है, उनके जो कार्यकर्ता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं। आप अब मान लीजिए कि जो उनके समर्थक वोटर नहीं है, तो जी वो तो उनको तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो उनके विरोध में है। लेकिन कहा जाता है कि उनके समर्थक का, उनके कार्यकर्ता को कोई असर पड़ा कि नहीं, या अगर जिस जातीय समीकरण में बात को घुमा दिया जाता है, उस पर जी असर पड़ा। बिल्कुल उस पर कोई असर नहीं दिखा, जो मैं समझ रहा हूँ। जी। चलिए जी हम बात करते हैं कोल्हान की कुछ सीट्स की, जिसमें खास तौर पर बहरागोड़ा की सीट है, घाटशिला की सीट है, पोटका की सीट है।
इन तीनों सीटों को आप किस तरह से देखते हैं, जहां घाटशिला में खुद बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी हैं? देखिए, घाटशिला तो मुझे जहां तक मैंने देखा है उसको, जहां पर लोगों से बात की है, वहां के लोकल पत्रकारों से भी मैंने बात की है, क्योंकि वो सीट भी हॉट सीट है, क्योंकि चंपई सोरेन के बेटा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। चंपई सोरेन के जब भाजपा में आए तो जी शर्त के हिसाब से सीटें उनको मिली है। इस बोलने में कोई गुरेज नहीं जी है, क्योंकि तो वो जी सीट उनको मिली, इसलिए वो हॉट सीट माना जा रहा है। क्योंकि वहां पर वर्तमान में जो विधायक है वो 6 महीने पहले विधायक, 3 महीने पहले वो उनको मंत्री बनाया गया कैबिनेट में, जी जेएमएम कैबिनेट में। तो जी उसका फायदा उनको, रामदास सोरेन को मिला, इसलिए दोनों उस सीट को हॉट सीट कहा जा रहा है। लेकिन बाबूलाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। रामदास सोरेन उस सीट से हमेशा कनेक्ट रहे हैं हम्म, और लोगों की चाहत रहे। रामदास सोरेन वहां पर काम भी किए अपने टेन्योर में, जितना जो वक्त मिला उनको, और अंतिम वक्त में जो मंत्री बने वो, उसका एक जी प्रभाव वहां छोड़ने में सफल रहे। अब बाबूलाल की जो व्यक्तिगत छवि है, उसको जी बहुत तरीके से ग्रामीण स्तरों पर ग्रामीणों के बीच में प्रचार प्रसार भी किया गया जेएमएम की ओर से, कि उनकी व्यक्तिगत छवि क्या है। हम्म, तो ये बताने का प्रयास किया गया कि भाई, अगर आप समझ रहे, मैं जो बताना जी जी बताना चाह रहा हूँ आपको, जी बिल्कुल कि बिल्कुल। वो व्यक्तिगत छवि की भी चर्चाएं होती है, जी और लोग उससे उसको भी देखते जरूर है चुनाव के वक्त। तो बाबूलाल सोरेन वहां पर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। वहां रामदास सोरेन, मतलब वहाँ क्लोज फाइट नहीं बोले, क्लियर आप बोलेंगे, अगर क्लियर पिक्चर की बात करेंगे तो तो रामदास घाटशिला सोरेन जेएमएम जीतते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल जीतते हुए दिख रहे हैं जी। बहरागोड़ा। बहरागोड़ा में अगर मैंने जैसे देखा है कि बहरागोड़ा क्षेत्र का बात करेंगे अगर, तो बहरागोड़ा में वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत सबसे बेहतर रहा है पूरे। आपको हम लोग कोलाहल में सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज बहरागोड़ा विधानसभा हुआ। लेकिन बहरागोड़ा शहरी क्षेत्र और और ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा को जी बढ़त मिली है। लेकिन अगर वही आवाज थोड़ी वही आपकी नेटवर्क इश्यूज है शायद आपकी तरफ। अभी ठीक है। जी 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 बिल्कुल। तो बहरागोड़ा में अगर बात करेंगे तो बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज आपने देखा होगा, पूरे कोल्हार में सबसे बेहतर 70% के करीब वोट वहां हुआ है। जी बहरागोड़ा और बहरागोड़ा शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा को अच्छे वोट पड़े हैं। लेकिन जब वही वोटिंग आप चाकुलिया में देखिएगा, तो वहां पर वो जेएमएम के पाले में जाते दिखा है। हम्म, और चाकुलिया एक बड़ा हिस्सा है, बरागुड़ा विधानसभा क्षेत्र का चाकुलिया एक जी बड़ा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा यहाँ है। पर जी, तो यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो जेएमएम के पक्ष में दिखा है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि क्लोजिंग फाइट, मतलब वहां बढ़त जो है भाजपा के पाले में दिख रही है। लेकिन मैंने जो समझा है, वहां भी क्लोज फाइट रहेगा। प्लस में भाजपा है, मतलब अगर ऊपर नीचे की बात हम्म, करेंगे तो 20 भाजपा है, 19 जेएमएम है, लेकिन क्लोज फाइट है वहां पर जी। जी पोटका की सीट संजीव सरदार जो एक युवा वहां पर से प्रत्याशी रहे, और मीरा मुंडा की वजह से क्या ये सीट गवा देगी भाजपा? बिल्कुल, आप इस बात को कह सकते हैं कि सरदार बहुल क्षेत्र है वो। बिल्कुल। और मीरा मुंडा मुंडा क्षेत्र से आती है। आपको बताऊं कि ये विवादित बातें हैं, इसको हम लोग ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जी लेकिन अर्जुन मुंडा के आदिवासी होने पर भी पिछले कई दशकों जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसमें बहुत विवाद छिड़ा था कि आदिवासियों ने उन्हें आदिवासी मानने से इनकार कर दिया था, कि हम्म, ये लोग बाद में कन्वर्ट होकर आदिवासी बने हैं। ये विवादित मामला है। लेकिन वो चुनाव के वक्त उसका फायदा संजीव सरदार ने उठाया है और लोगों तक कनेक्ट हुए हैं। सरदार बहुल क्षेत्र है। और लेकिन अर्जुन मुंडा जिस तरीके के केंद्रीय नेता है, वो पूरे कैंपेन वहां पर किए, पोटका क्षेत्र में हर समाज से जुड़ने का प्रयास किए। हम्म, जो मंडल है, जो छोटी छोटी जातियां वहां पर समूह है, मंडल हो गया, गोप हो गया, गोराई हो गया, ऐसे ऐसे समूह से, दास से, सबसे अलग अलग मिलकर प्रयास किया। उन लोगों के जो समाज के प्रधान होते हैं, उनको उन्होंने कनेक्ट किया। लेकिन फिर भी बहुत असर वो दिखा नहीं है वोटिंग में। चूंकि संजीव सरदार वर्तमान विधायक है और काम भी उन्होंने किया है, लोगों की जी काम से लेकर कोई नाराजगी नहीं है वहां के लोगों को। थोड़े व्यक्तिगत उनके विचार, व्यक्तिगत जो स्वभाव है, एक युवा नेता है, थोड़े किसी को कड़क स्वभाव में बोले होंगे, तो वो ऐसे नाराज कार्यकर्ता भी उनसे नाराजगी दिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि संजीव सरदार से लोग नाराज नहीं थे, ऐसे भी एंटी इंकम्बेंसी होती ही है। तो वो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर संजीव सरदार पूरी तरह से मजबूत दिख रहे हैं जी। मतलब मान लिया जाए कि ये तीनों सीटें जेएमएम के पाले में दिख रही हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल। बात करेंगे अगर सीट के बारे में, सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से मामला रहा इस बार झारखंड में, आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आजसू को कहाँ आप देख पा रहे हैं?
देखिए, आज तो मुझे लगती है कि अगर पूरे राज्य में अगर बहुत हो 10 में, मुझे लगता है, मैं देख रहा हूँ, आप अगर नाम ना पूछेंगे तो, क्योंकि हर सीटों पर मतलब हम लोग कोल्हान स्तर पे पत्रकारिता कर रहे हैं, कोल्हान में पूरे ध्यान दिए, जी तो अब पूरे झारखंड में उनकी क्या स्थिति है। लेकिन जो लोगों से बात हो रही है, जो हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि आजसू 5 से 6 सीट निकालने में कामयाब रहेगी। दो दो सीट हमारे बगल में ही है, एक ईचागढ़ में जहां से हरेलाल महतो हैं, ईचागढ़ दूसरी सीट ईचागढ़ नहीं निकाल पाएगी। ईचागढ़ में जेमे मजबूत है। वहां पर चूंकि मलखा जो अरविंद सिंह है, जी जो भाजपा में शामिल हुए, पहले भी भाजपा में थे, बाद में फिर भाजपा से अलग हुए, जेबीएम में थे, फिर भाजपा में गए, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े। वो भाजपा और आजसू के वोट काटने में सफल हुए हैं, जिसका फायदा जेएमएम को दिख रहा है। ईचागढ़ सीट आजसू के पाले में जाते नहीं दिख रही है। जुगसलाई की सीट को लेकर क्या मानना है आपका? जुगसलाई में मंगल कांति की छवि, व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है। 5 साल पूरा काम किया उन्होंने, लोगों से कनेक्ट रहे, 5 साल पूरे फील्ड में रहे, हर क्षेत्र में। मतलब जुगसलाई, अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र तो इसमें नहीं है, पूरा ग्रामीण है, नगर पालिका जी क्षेत्र है जुगसलाई। जी लेकिन जुगसलाई से लेकर कोटका बोड़ाम हर जगह कनेक्ट रहे हैं वो। ठीक है। हम्म, टेलको में टेलको से सटे कुछ एरिया आते हैं जो ग्रामीण बेल्ट है, लेकिन वो पूरे क्षेत्र में, पूरे सर्किट में वो पूरे 5 साल मौजूद रहे लोगों के पास। अगर वो बाहर गए भी शहर से तो क्या, अपना इलाज कराने, तो लोगों को ये याद है उनका। तो अब भाजपा और आजसू का अलायंस होना, इसमें कुछ फायदा आजसू को दिख रही है। विकास जी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक मैया समान योजना एक बहुत बड़ी योजना, और इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर कितना देखने को मिला, और बिल्कुल क्या ग्राउंड ये परिवर्तित हो पाएगा सीटों में जिस तरह बिल्कुल से इसको बिल्कुल भरमाया इस गया है संदर्भ चुनाव में? में, इस संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो मैया योजना का असर बहुत दिखा है, ग्रामीणों के बीच दिखा है। अगर दो बातों पर आप बात हम्म, करेंगे हम लोग, मैया योजना और आदिवासी के खिलाफ माहौल। जी भाजपा का चेहरा जो है वो हेमंत सोरेन के सरकार को गिराने से लेकर उनको जेल भेजने तक, आप देख सकते हैं कि लोकसभा जब चुनाव हुआ था, इसका नुकसान भाजपा को अगर हुआ है झारखंड में, तो केवल इसलिए हुआ है कि उसका चेहरा लोगों के बीच में, मतलब जो आदिवासी ग्रामीणों के बीच में हम्म, आदिवासी विरोधी के तौर पर गया है। इसीलिए उनको नुकसान हुआ। आप देखिए, पूरे 5 की 5 सीटें पूरे राज्य से हार गई। 14 विधानसभा, 14 लोकसभा में 5 हम्म, सीटें आदिवासी सीट है, जिसको पूरे तरह से हार गई भाजपा। जबकि बड़े चेहरे अर्जुन मुंडा जैसे, बाबू मांडी जैसे नेता यहाँ पर है, अर्जुन मुंडा खुद चुनाव हार गए वहां से। तो ये आदिवासी को लुभा पाने में भाजपा बहुत सफल नहीं हुई है, जबकि मैया योजना जैसी योजना लाकर हेमंत सोरेन उसको भुनाने में सफल दिख रहे हैं। चंपई सोरेन कई मंचों से बात को कहकर ये वोट को अपने तरफ लेने का प्रयास किए हैं कि मैया योजना उनकी योजना थी, जिसको हेमंत सोरेन ने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। जी लेकिन मैया योजना दे कौन रहा है। और दूसरी बात अगर कहेंगे कि जो कैंपेनिंग हुआ लास्ट दौर में, आप देखिए कि भाजपा की ओर से अमित शाह से लेकर मोदी प्रधानमंत्री तक कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर जेएमएम से देखेंगे तो दो ही चेहरे, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, बिल्कुल ये दो चेहरे पूरे भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर नेता पर भारी पड़े। भारी पड़े आपको मैं बिल्कुल। बताऊं कि कल्पना सोरेन का वो ऑरा बन गया, उनकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि उनके डेट नहीं थे कैंपेनिंग करने के लिए, डेट नहीं मिल पा रहे थे लोगों को। हम्म, नेता और हम्म, प्रत्याशी चाहते उनके क्षेत्र में आए, लेकिन डेट नहीं मिल पा रहे थे, बहुत जी मुश्किल था। तो वो जिस तरह से कल्पना सोरेन महिलाओं से कनेक्ट हुई, ये बताने में सफल हुई कि मैया योजना हेमंत जी का देन है। हम्म, हेमंत 1,000 दे रहे हैं, वो 2,500 देंगे, और भाजपा कह रही है 2,100 देंगे, अभी दिए देंगे। शुरू नहीं किए हैं। जी और जी बिल्कुल। और जेएमएम आपके खाते में 1,000 भेज रही है। हम्म, आपको बताओ, कोल्हान क्षेत्र में 13 तारीख को वो चुनाव था, मतदान था, और 12 तारीख के शाम को खाते में पैसा गिरा, पैसे आ जिसका गए। प्रभाव बिल्कुल, जिसका प्रभाव आपको वोटिंग पे दिखेगा। 13 बिल्कुल को दिखा दिखेगा, होगा इसका प्रभाव एकदम दिखा होगा, बिल्कुल दिखा होगा। जी चलिए कल देखते हैं फैसला। अब तो कल होगा, लेकिन ईवीएम की मशीन से जब खुलती है कल, तो उसके बाद क्या नतीजे सामने बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल लेकिन आखिरी बिल्कुल। सवाल आपसे, इस लाइव सेशन को हम यहीं पर खत्म करेंगे। एक आखिरी प्रेडिक्शन क्या कहता है आपका? टक्कर वाला मामला है, कहना बहुत ही मुश्किल है, कल नतीजे आएंगे उससे पहले कहना जल्दबाजी होगी। फिर भी एक आखिरी और अंतिम फैसला। देखिए, मैं कोल्हान से शुरू करता हूँ। कोल्हान में पिछले चुनाव में भाजपा सारे सीटें लेफ्ट कर चुकी थी। इस बार करीब 4 मतलब 5 सीटें दिख रही है कि आ जाएंगी भाजपा को, अगर 5 सीट भाजपा ले आती है कोल्हान से। हम्म, और तो
भाजपा के लिए प्लस रहेगा अगर 5 सीटें निकाल लेती है, क्योंकि पिछले सीटें पर वो मजबूत स्थिति में है जहां जहां से उनकी सीटें थी, और कोल्हान से लैप्स हुआ था। अगर कोल्हान से सीटें निकल जाती हैं और आजसू आजसू अगर 10 में से 5 सीट ले आती है तो भाजपा मजबूत स्थिति में रहेगी। और ऐसे अगर मेरे आप पूछिएगा तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जेएमएम सरकार बैक करेगी। दोबारा झारखंड में सरकार बन रही है जेएमएम गठबंधन। जी जी जी। अगर अगर ये परिस्थिति नहीं आती है, अगर कोल्हान से सीटें भाजपा बहुत नहीं निकाल पाती, मतलब 5 से कम निकालती है, तो स्थिति ठीक नहीं रहेगी और जेएमएम फिर से मजबूत स्थिति में रहेगी। जेएमएम आपको फिर से सरकार बनाएगी। मतलब साफ तौर पर डिपेंड कर रहा है कोल्हान की कितनी बिल्कुल। सीटें भाजपा और जेएमएम के खाते में आ रही है। आप अंतिम कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा क्लोज कर दूं। संथाल जी में बहुत फायदा भाजपा को नहीं मिलने जा रहा है, भले वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला को बहुत मजबूत स्थिति से उठाया गया और आदिवासी नेता के तौर पर चंपई सोरेन को लेकर कैंपेनिंग कराया गया। आप देखे होंगे पूरे चुनाव में चंपई सोरेन केवल बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला उठाते रहे। लेकिन संथाल में अब जब वहां से रिपोर्टर से बात कीजिएगा तो बहुत प्रभाव नहीं छोड़ जी पाया यह मामला, क्योंकि वहाँ जी जो लोग हैं वहाँ के लोग उस स्थिति को समझ रहे हैं कि क्या मामला है, तो वो बहुत वहां पर भाजपा उसका प्रभाव नहीं डाल पाई है। अब तो कल का दिन बताएगा कि कितना प्रभाव डाली है। तो संथाल से बहुत फायदा भाजपा को मिलता नहीं दिख रहा है। कोल्हान उनके लिए बहुत प्रभावी होगा कि कोल्हान से कितने सीटें निकाल लेते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं क्लोज करते हुए कि कोल्हान से इस बार भाजपा में बड़े चेहरा जेएमएम से चंपई सोरेन जी को शामिल किया गया। भाजपा का है अपना फायदा होगा, जिसका श्रेय चंपई सोरेन लेके जाएंगे। चलिए, ये तो कल तय हो जाएगा। कल शाम 12 बजे तक मुझे लगता है कि फैसले बिल्कुल लगभग 1 आ ही जाएंगे बजे सामने। 12-1 बजे तक तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ आप जुड़े, आपने समय दिया। और कल मिलेंगे फिर, हम दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आज जो हमने प्रेडिक्शन दिया है, जो अपनी बात रखी है, वो कल कितना नतीजों में तब्दील होता है, ये देखने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद जो लोग इस लाइव सेशन से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।